एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 10। एसएसटी का ये चैप्टर है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो चलो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कोट दे रखे हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई देखो, इंसान जो है ना वो कम्युनिटीज़ में रहा है बहुत लंबे समय से। यहाँ पर इतना पढ़ लेते हैं अभी। चलो ऐसा करते हैं, ऐसे फर्स्ट पैराग्राफ करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंसान जो है ना वो बहुत टाइम से कम्युनिटीज़ में रहता है, समुदायों में रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट्स। तो ये बहुत संभव है कि लोगों में मतभेद हों, डिसएग्रीमेंट्स हो। ज़रूरी थोड़ी है तुम्हें मेरी बात सही लगे या मुझे तुम्हारी बात सही लगे। एंड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, अव्यवस्था भी हो सकती है। इतने सारे लोग एक जैसे, सब एक जैसे थिंकिंग वाले नहीं होते हैं। एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। और डेफिनेटली जब अलग अलग लोग हमारे कम्युनिटी में हैं तो फिर हमें नियमों की भी ज़रूरत होगी, वरना तो कोई कुछ भी कर लेगा और वो कुछ तो सही नहीं है, समाज नहीं चल सकता ऐसे, ठीक है। अब इतना पढ़ेंगे। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अब प्रोबेबली कुछ रूल्स होते हैं जो तुम्हें घर में फॉलो करने होते हैं। लाइक सुबह इतने बजे उठना है बेटा, दोपहर में लंच इतने बजे करना है, अपना सामान सही से जगह पे रखना है, इतने बजे से ज़्यादा लेट बाहर नहीं रहना है। तो कुछ रूल्स होते हैं घर के। द स्कूल्स वेयर यू स्टडी, जहाँ पर स्कूलों में तुम पढ़ते हो, एज रूल्स टू, वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं। सम फॉर द स्टूडेंट्स, अदर फॉर द टीचर्स, है ना। होता है ना, टीचर्स को इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतनी क्लासेस लेनी है, ऐसे उनके लिए भी रूल्स होते हैं। अगर हम बात करें हायर क्लासेस, स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जो लोग हायर क्लासेस में हैं, बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हैं, उनको भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। ड्राइवर्स को भी रोड पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, लोग जो हर तरह के अलग अलग जॉब्स में एम्प्लॉयड होते हैं, ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय देयर एम्प्लॉयर। तो भाई जिन्होंने उनको नौकरी पर रखा है, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है ना। वाइल द एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स। एम्प्लॉयर यानी कि जिसने नौकरी पर रखा है उसको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, विच दे हैव कमिटेड टू द एम्प्लॉयज़। अगर उसने कहा है कि आपको इतना PLI मिलेगा तो फिर मिलेगा फाइनली, ठीक है ना। इतनी सैलरी देनी है तो फिर वो देनी पड़ेगी। तो जो भी है उसको भी अपने काम प्रॉपर करने पड़ते हैं। अब काफ़ी जगह रूल होता है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के घर में एम्प्लॉय के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में होता है कि अगर उनके पिता बीमार है, पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, तो जो जिसने नौकरी पे रखा है वो इलाज करवाएगा। तो वहाँ पूरी फैमिली का इलाज कराती हैं कंपनियाँ कई बार। चलो, वॉट वुड हैपन इफ़ नो वन फॉलोड दीज रूल्स। क्या हो जब कोई भी ये रूल फॉलो ना करे? अ सिंपल आंसर इज़ दैट सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। तो आंसर तो ये है कि फिर सोसाइटी काम नहीं कर सकती ऐसे, वो ढंग से फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, समाज सही से चल नहीं पाएगा। डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स इन फिगर 10.1 एंड 15.1। व्हाट डिफरेंसेस, तुम क्या देखते हो? तो पिक्चर में देख लेंगे आगे। हाउ डू यू कनेक्ट, ये चलो ये रूल्स वगैरह से कैसे कनेक्टेड है आगे देखते हैं। ये हु मेक्स द रूल एंड वाई, भाई कौन है जो रूल्स बनाता है और वो रूल क्यों बनाता है? समाज सही से चले इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं बच्चों। हाउ आर दे मेड, ये रूल्स कैसे बनाए जाते हैं? देयर्स आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। ये कुछ सवाल हैं जो इन चैप्टर्स में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस को लेने का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज़ लाइफ, सो समाज का लाइफ ऑर्गेनाइज करना फिर डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स के साथ, एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड, और ये इंश्योर करना कि जो रूल बनाए गए हैं वो फॉलो भी किए जाएंगे। इस कॉल्ड द गवर्नेंस, यही तो शासन करना कहलाता है। और इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज गवर्नेंस, राइट? द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल एंड इंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नमेंट। तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सिस्टम को चलाते हैं, रूल्स बनाते हैं, इंश्योर करते हैं कि लोग रूल्स को फॉलो भी करें, वही हम गवर्नमेंट कहलाती है। सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। कुछ मोर इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लॉज भी बोलते हैं। दिस डज नॉट मीन द रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस। एक ऐसा मतलब नहीं है कि आपने एक बार रूल बना दिया, सेट कर दिया वंस फॉर ऑल, वो फिर हमेशा ही वैसे ही चलेगा। जस्ट यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम। आप घर में कोई पर्टिकुलर रूल डिस्कस कीजिए विद योर पेरेंट्स, और एज स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द, स्कूल में भी बच्चे पूछ सकते हैं और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं टू चेंज अ रूल, कि भाई क्या इस रूल में कोई बदलाव किया जा सकता है। ऑल्सो हैव अ से इन द लॉ एंड रूलिंग गवर्निंग द सोसाइटी। वी विल सी हाउ इट टेक्स प्लेस। मतलब तुम्हें ये समझाया जा रहा है यहाँ पे कि देखो रूल से ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो वो बने ही रहेंगे, वो
रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, नीड्स के हिसाब से रूल्स चेंज भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज़ दैट रिप्रेजेंटेड इन द पिक्चर। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर मैंने डाली नहीं है इसके अंदर, वो देख लेना। आगे चलते हैं मेन अपने चैप्टर पे। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब 3 मेन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, अंग समझ लो तुम्हारे। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं, ये वाला पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शन। अब पूरी दुनिया में ना कैसे सोसाइटी फंक्शन करी, ये डिजिटल होने के बाद बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव आ गए। अभी होता नहीं है फ़ोन पे से फटक से बिगड़ दिया आपने, पहले आपको खूब लंबी लंबी लाइनों में पोस्ट ऑफिस के खड़ा होना पड़ता था। आगे आएगी ये बात भी। इन इंडिया टिल अबाउट 30 ईयर्स को, अगर भारत की बात करूँ ना तो 30 साल पहले पीपल हु वांटेड टू ट्रांसफ़र मनी, तो जो लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करना होता था टू अ डिस्टेंट रिलेटिव को, कोई रिलेटिव दूर रहता है, मान लो किसी का बेटा दूर रहता है, किसी का भाई दूर रहता है, उसको पैसा भेजना है, तो वुड हैव नो क्यू अप एट द पोस्ट ऑफिस। तो उसको क्या करना पड़ता था, उसको बहुत ज़्यादा ही मतलब क्यू में खड़ा वुड हैव टू क्यू अप, उसको खड़े होना होता था लाइन के अंदर पोस्ट ऑफिस की टू सेंड अ मनी ऑर्डर। वो मनी ऑर्डर जाता था पहले, पता है लोग कैश में पैसा भेजते थे, बोले इतना पैसा उसको भेज दीजिए, तो मनी ऑर्डर जाते थे ऐसे। फिलिंग अप अ फॉर्म, वो फॉर्म हम फिल करते थे। आर इफ़ दे हैड टू सेंड अ पेमेंट टू सम बिजनेस, और मान लो किसी बिजनेस, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको अगर भेजना होता था तो क्या होता था, विच वुड देन हैव टू सेंड बाय पोस्ट, वो पोस्ट के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जाता था, फिर डिमांड ड्राफ्ट जो है वो पोस्ट से जाता था। यू हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड दीज टर्म्स, तुमने तो सुने भी नहीं होंगे, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ऐसी बातें, बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग। आपने पेटीएम कर दिया तो ये सब आराम से मनी जो इंस्टेंटली ही पहुंच जाती है, इतना तामझाम ही नहीं रह गया है आज के टाइम पे तो ये सब। However, this has also created a new class of criminals। अब इसकी वजह से बच्चों बहुत सारे क्रिमिनल्स भी क्रिएट और एक नया एक देखो साइबर क्राइम में आपने कितना सुना होगा, 6 के बच्चे तो आप सुन लिए होंगे। विदाउट इवन लीविंग देयर डेस्क, आप अपने डेस्क पे बैठे बैठे ही ऐसे क्राइम कर सकते हो, मतलब आपको करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, क्रिमिनल्स ऐसे कर लेते हैं, डिजिटल वे फाइंड कर लेते हैं, वेज ऑफ स्टीलिंग, लोगों का पैसा चुराना, पीपल्स मनी। दिस हैज़ लेट मेनी गवर्नमेंट्स टू पास न्यू लॉज। इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत नए लॉज पास करने पड़े टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से फाइट करने के लिए, जैसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। सम ऑफ दोज क्रिमिनल्स हु बिलीव इन रॉबिंग, कुछ क्रिमिनल्स जो कि रॉबिंग में, इनोसेंट पीपल की हार्ड अर्न मनी को चुराने में अपनी स्किल को वेस्ट कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर स्किल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वो लोग चोरी में अपनी स्किल लगा रहे हैं। हैव बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और कन्विक्टेड टू कोर्ट, मतलब कोर्ट में दोषी ठहराया जा रहा है। दे आर यूजुअली फाइंड, उनको यूजुअली फाइन लगता है ना, और जेल भी भेजा जाता है फॉर सम ईयर्स। तो ऐसा काम तो ज़िंदगी में नहीं करना है किसी को भी। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी, अब इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हाउ द 3 ब्रांचेस ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। जैसे पहला ऑर्गन आ गया हमारा लेजिस्लेचर, इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज। अब लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, जो कि नए नए कानून बनाती है, लेजिस्लेट करती है, मतलब कानून, लेजिस्लेट मीन्स कानून बनाना, एक तरीके से लेजिस्लेट करना। समटाइम्स इट ऑल्सो अपडेट और रिमूव्स, कई बार वो अपडेट भी करती है, रिमूव भी कर देती है एग्जिस्टिंग लॉज को। लाइक मैंने बताया ना, नियम जो है समय के अनुसार चेंज हो जाते हैं, कई बार बदल जाते हैं, हम कह सकते हैं। दिस इज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। भाई वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, बात करते हैं, है ना, और कहते हैं कि भाई इस रूल में बदलाव की ज़रूरत है, तो वो लोग बदल भी लेते हैं कई बार। वी विल सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क। अब हम देखेंगे इंडियन सिस्टम काम कैसे करता है। द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका इज़ द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स, एग्जीक्यूट करती है लॉज को, कहते हैं ना एग्जीक्यूट कराना, चलाना एक तरीके से इन लॉज को। दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ द स्टेट, इसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट हु मे बी अ प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। द मिनिस्टर्स और एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि भैया आप लॉ और ऑर्डर को लागू करिए। फॉर एग्जाम्पल अबव दैट एजेंसी इज़ अ साइबर पॉलिसीज़, ठीक है ना, यहाँ पर साइबर पॉलिसीज़ की बात चल रही है। आगे चलो, जुडिशरी जो है वो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। यहाँ पर आपने गलत किया तो आपको सज़ा मिलेगी कोर्ट में, ठीक है। विच डिसाइड करती है वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ, भाई किसी ने लॉ तोड़ा है या नहीं तोड़ा, और इफ सो अगर ऐसा किया है तो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ़ नेसेसरी, पनिशमेंट भी दी जा सकती है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। समटाइम्स इट ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर अ डिसीजन टेकन बाय एन एग्जीक्यूटिव इज़ राइट और वेदर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज़ वेल कन्विंस्ड एंड फेयर टू ऑल। तो लोग देखते हैं कि भाई जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो देखते हैं टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव, अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो सही है या नहीं है, लॉ जो पास किया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा वो फेयर है या नहीं है सभी के लिए, तो ये सब भी जुडिशरी चेक करती है। अब यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन हाउ द 3 गवर्नमेंट्स
ऑर्गन्स आर एट वर्क इन द केस ऑफ द साइबर क्राइम। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं इन केस ऑफ साइबर क्राइम्स में, जो कि डिस्क्राइब किया गया था ऊपर। हाउ डू दे इंटरवीन, और वे किस तरीके से इंटरवीन करते हैं इसके अंदर। इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सरकार के किसी भी गुड सिस्टम में दीज थ्री ऑर्गन्स मस्ट बी कीप सेपरेट, इनको अलग अलग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक का दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। ऑल्दो दे इंटरैक्ट, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर, वर्क टुगेदर कर रहे हैं, बट इनके पास होनी चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर्स अलग अलग होनी चाहिए। आप हिंदी के टीचर को साइंस के टीचर ज्ञान देगी तो कैसे चलेगा, लेकिन स्कूल तो सब मिलकर चलाते हैं, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स ज़रूरी होता है। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स। अब इसका उद्देश्य यही है कि चेक और बैलेंस बना रहे, कि आपके काम को दूसरा आदमी चेक कर सकता है और बैलेंस भी बना रहेगा समाज में। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज़ डूइंग। इससे क्या है, ऐसा बनाया है इसको कि एक ऑर्गन दूसरा आदमी के काम को बिना बहुत ज़्यादा इंटरफियर के चेक कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है बैलेंस को। इफ एन ऑर्गन एक्ट बियॉन्ड इट एक्सपेक्टेड रूल, मतलब अपने रूल से कुछ अलग अगर वो कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको चेक किया जा सकता है। अब ये क्लास एक्टिविटी है, कैन यू इमेजिन अ सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर। अपनी क्लास के अंदर कोई डिसऑर्डर आप एग्जामिन कीजिए विच माइट विटनेस इफ ऑल थ्री ऑर्गन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ। ये तो ठीक है, एक्टिविटी आ गया होता है चैप्टर की तरफ। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करो। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट एट 2 लेवल्स, कोई भी गवर्नमेंट जो ऑपरेट करती है 2 लेवल्स पर एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट 2 लेवल तो चाहिए, लोकल और नेशनल लेवल। इन मैनी कंट्रीज हम देख रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इट फंक्शंस एट 3 लेवल्स। इंडिया में जो है 3 टायर्स चलते हैं, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे लोकल, स्टेट, रीजनल, नेशनल, ऐसे चलता है। ईच लेवल डील करती है डिफरेंट मैटर्स पे। टू यूज़ अ कंपैरिजन, अगर हमने मान लीजिए इफ़ अ बल्ब इन योर होम इज़ नॉट लाइटनिंग अप, अगर बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है आपके घर में, तो यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब। आप बल्ब को चेक करोगे, फ्यूज़ को चेक करोगे उसके, और इफ़ इट डज़ नॉट वर्क यू मे कैन कॉल एन इलेक्ट्रिशियन, आप बुला सकते हो। और इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद इन योर होम, फिर अगर आपको लग रहा है कि घर में प्रॉब्लम नहीं है, तो यू मे नीड टू गो फॉर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और फाइल कर सकते हो आप कंप्लेन। तो दीज आर ऑल्सो 3 लेवल्स है ना ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। तो आपने धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को आगे डील करने के लिए लेके गए। अगर हम इन इंडिया बात करें तो वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट जैसे बोल सकते हो, ये हमारे यहाँ होती है। इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन, मतलब मान लो कि बहुत हैवी रेन हो जाए फॉर फ्यू डेज़ के लिए, तो देयर इज़ अ फ्लड इन अ पार्ट, है ना। तो एक पार्ट में जो है मान लो कहीं बाढ़ आ जाती है, तो इन अ पार्ट, तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आ रही है तो वो लोग देख लेते हैं अपना। इफ़ इट इज़ नॉट टू सीवियर, अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो द लोकल अथॉरिटी में बी एबल टू डील विद इट, तो लोकल अथॉरिटीज उससे डील कर लेगी। इफ़ इट इन्वॉल्व सेवरल टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स में हो गया कुछ बहुत ज़्यादा मिस हैपनिंग, बाढ़ का पानी भर गया, मैनी विलेजेस में भर गया, तो स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेप करती है, स्टेप इन मतलब अंदर आती है इस काम में आके, और सेंड करती है रेस्क्यू टीम्स को बचाने के लिए लोगों को, अफेक्टेड पीपल को। बट इफ़ इट इज़ अ मैसिव फ्लड, बहुत ही बड़े एरिया में आ गया, कुछ अफेक्ट करा वास्ट एरियाज़ को, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है मे ऑल्सो कम टू हेल्प, तो वो भी आ सकती है बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाईज, जैसे खाना भेजा, कपड़े भेजे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घरों की व्यवस्था के लिए, टेंट हाउसेस बनाए जाते हैं उस समय तुरंत ही, तो आर्मी वगैरह भी आती है लोगों को बचाने। तो दीज आर द लेवल्स, अगेन ये भी तो लेवल्स हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। मैनी ऑफ अवर इंस्टीट्यूशंस हैव मोटो, अब भाई काफ़ी हमारे इंस्टीट्यूशंस के मोटो होते हैं, आदर्श वाक्य होते हैं। बाय विजडम ऑफ अवर एंशिएंट टेक्सेस, तो कहाँ से लिए जाते हैं, जो पुराने टेक्सेस होते हैं उसमें जो बुद्धिमानी भरी बातें वहाँ से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो है फॉर एग्जाम्पल सत्यमेव जयते, इसका मतलब होता है ट्रुथ ऑल्सो ट्राइम्स, की मतलब ट्रुथ एलोन ट्राइम्स, मतलब कि सत्य की अकेले विजय होती है। द सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो क्या है, या तो धर्मस्तते ही जया, अर्थात वेयर देयर इज द धर्म देयर इज विक्ट्री, जहाँ धर्म होगा वहाँ पे जीत तय है। द टेबल ऑन द फेसिंग पेज, अब यहाँ पर एक अगले पेज पे आपको टेबल दे रखी है, वो प्रोवाइड करती है एक समरी को इन जनरल फ्रेमवर्क ऑफ मेन फंक्शन जो भी गवर्नमेंट के हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, उनकी डिटेल्स बताती है। ये सब भी स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा, है ना। मैं उसी पे चलती हूँ पेज पे, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं कि जुडिशरी में कौन कौन आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है, हाई कोर्ट जो है स्टेट लेवल पे काम करती है, लेजिस्लेचर जो है उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लाइक लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या करती हैं, फॉर्मुलेट करती हैं नेशनल लॉज को। स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें, 1 स्टेट असेंबली होती है जिसे हम विधानसभा बोलते हैं। नोट दैट मोस्ट स्टेट्स हैव अ सिंगल असेंबली, अ फ्यू स्टेट में 2 भी नेशनल मतलब है असेंबली, विधानसभा हो सकती है। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस लेवल पे बात करें या स्टेट लेवल पे बात करें, तो सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे तो लेड बाय प्रेसिडेंट,
और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चली जाती है। नॉमिनल हेड होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, कमांडर ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव हेड, ये सब यहाँ पे काम करते हैं, इस लेवल पे काम करते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे। और ये लेड बाय द गवर्नर, ये गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है, नॉमिनेटेड हेड होता है। और चीफ मिनिस्टर जो है एज अ एग्जीक्यूटिव इसके हेड होते हैं। तो ये सब जो है बेसिकली तुमको ये याद करने वाला पोर्शन आ गया। पूरा फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है डिफेंस को देखना, फॉरेन अफेयर्स को देखना, एटॉमिक एनर्जी को देखना, ये सारा चीज़ें आ गया। ये तो लर्न करने वाला था। अब APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करते हैं। बॉर्न इन अ हम्बल फैमिली, तो ये ना बहुत साधारण फैमिली में रामेश्वरम की पैदा हुए थे, तमिलनाडु में था 1931 में। डॉक्टर APJ का अब्दुल कलाम वॉज आ रिनाउंड साइंटिस्ट, जाने माने वैज्ञानिक थे। निक नेम इनका था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एस क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में इन्होंने बहुत काम किया। मिसाइल प्रोग्राम में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ इनकी थी बहुत ज़्यादा ही, तो उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपनी कैपेबिलिटीज़, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी ना, तो उसमें इसके वजह से उन्होंने वहाँ पे भी बहुत काम किया था। साइंटिस्ट रहे थे भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 11वें प्रेसिडेंट बने इंडिया के। अराउंड 2002 से 2007 तक इन्होंने काम किया था अपना एज अ प्रेसिडेंट। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस, क्योंकि स्टेटस इतना हाई था, ही रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द पीपल। प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी लोगों से काफ़ी कनेक्टेड रहे, एंड द यूथ इन पर्टिकुलर थ्रू हिज पैशन फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन। यूथ से बहुत कनेक्ट रहे, उनका पैशन था गुड एजुकेशन, है ना, और इनोवेशन बहुत ज़्यादा लाना चाहते थे हर चीज़ में। ही इंस्पायर्ड मिलियंस विद ह्यूमैनिटी, अपनी विनम्रता से उन्होंने इंस्पायर किया मिलियंस ऑफ पीपल को टू सोशल कॉज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। ही टायरलेसली एनकरेज यंग इंडियंस, वो बिना थके यंग इंडियंस को कहना चाहिए हमेशा एनकरेज करते रहते थे कि आप बड़े सपने देखिए, वर्क हार्ड कीजिए टू अचीव देयर गोल। डॉक्टर कलाम showed that even though his position, उनकी पोजीशन के बावजूद भी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज नॉमिनल, ही कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो है इम्पैक्टेड, उसने इम्पैक्ट डाला APJ अब्दुल कलाम जी के पोजीशन कितनी भी हाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम किए, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और काउंटलेस जिंदगियाँ प्रभावित हुई उनके इन कामों से, है ना, पॉजिटिव तरीके से। अभी हम आते हैं डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी क्या, यू मे हैव नोटिस्ड दैट वी अर्लियर मैंशनड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब आपने ना पीछे पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, मतलब हम जो अपने नेता चुन के भेजते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज़। अब मोस्ट कंट्रीज़ ने इसी तरीके की गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर रखा है। सारे लोग तो नहीं कर सकते ना, अब राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का चयन तो सारी पब्लिक 130 पर 140 करोड़ जनसंख्या है, सब तो नहीं जा सकते, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं हम। डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है डेमो मीन्स पीपल एंड काटो मीन्स होता है रूल और पावर्स, और डेमोक्रेसी लिटरली मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल, क्या सारे ही लोग रूल कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, सब तो नहीं कर सकते। इट इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल। Imagine there is a problem that your class wants to bring to the attention to your स्कूल प्रिंसिपल। अब मान लो स्कूल की प्रिंसिपल को आपको कोई प्रॉब्लम बतानी, तो क्या पूरी क्लास जाएगी? नहीं, मॉनिटर को भेजते हो, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है। मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्लासरूम, हो सकता है क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम हो, और विद द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, और परहैप्स यू वुड लाइक टू प्रपोज अ सर्टेन डेट फॉर अ फील्ड ट्रिप के लिए आप कोई सर्टेन डेट प्रपोज करना चाहते हो। विल द एंटायर क्लास गो टू द प्रिंसिपल? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकल। इन मैनी स्कूल्स क्लासेस हैव अ क्लास मॉनिटर, स्कूल्स में क्लास मॉनिटर होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, द होल क्लास इलेक्टेड, जिन्हें पूरी क्लास मिलकर चुनती है। इवन इफ देयर इज़ नन, अगर नहीं भी है तो वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सेलेक्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, है ना। एक रिप्रेजेंटेटिव को आप सेलेक्ट कर ले तो कहते हैं तू चला जा बेटा और तू ही सारी बातें करा, इट विल बी इनफ टू सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रिंसिपल। तो अपने अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। अब इट इज़ द सेम प्रिंसिपल, अब यही प्रिंसिपल चलता है स्टेट और नेशनल लेवल पे भी, ठीक है। थ्रू इलेक्शंस पीपल वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, हु विल बी इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि चुने हुए मेंबर्स होते हैं ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज़ के। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कहा जाता है। MLAs जो होते हैं, एंड स्टेट लेवल पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की MPs बनते हैं। नेशनल लेवल पे ऑल दीज जो हैं, मतलब जो लेजिस्लेटिव वाले वो स्टेट लेवल पे होते हैं, पार्लियामेंट वाले जो हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं। ऑल दीज मेंबर्स डिस्कस करते हैं लॉ की प्रॉब्लम्स को एंड सॉल्यूशंस को असेंबली में, देश के बारे में, एंड थ्रू डायलॉग्स एंड डिबेट्स, मतलब बातचीत भी करते हैं, खूब डिबेट्स भी होती हैं, बहस भी होती है। बेसिकली वो ट्राई टू कन्विंस ईच अदर
वट एवर, मतलब वैन एवर देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस, है ना, आपका मेरा ओपिनियन नहीं मिल रहा है तो लोग एक दूसरे को बहस भी करते हैं, आपने देखा भी होगा संसद में खूब बहस होती है. लाइक इन अदर मॉडर्न डेमोक्रेसी देयर आर फॉर इंडिया इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मॉडर्न डेमोक्रेसीज की तरह इंडिया की भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विद सम 970 मिलियन वोटर्स हमारे यहाँ हैं. 2024 का ये डेटा है. और इन प्रिंसिपल अगर हम बात करते हैं सिद्धांतों की, तो ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 वो क्या कहे, राइट टू वोट है, उसको पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शंस में. इमेजिन दैट योर क्लास इज़ प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक. इमेजिन करो तुम्हारी क्लास जो है पिकनिक पे जा रही है. देयर आर 2 पॉसिबल प्लेसेस हैं, ए और बी. द क्लास डिस्कस करेगी प्रॉस एंड कॉन्स कि डिस्टेंट टाइम, भाई क्या डिस्टेंस है इस जगह जाने का, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट आएगी, अवेलेबिलिटी क्या है बेसिक चीज़ों की. फिर आप लोग डिस्कस करोगे. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अराइव एट अ डिस्कशन. तो एक डिस्कशन पे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2 इतने बड़े बड़े ग्रुप बन जाएंगे. सो टीचर डिसाइड करती है कि वोटिंग कर लेते हैं चलो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ फेवर प्लेस ए हैं तो देयर हैंड्स, वो खड़ा करते हैं. दैन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी के लिए खड़ा करते हैं अपने हाथ. डिसीजन इज टेकन विच एवर ऑप्शन गेट्स द लार्जर नंबर ऑफ रेज्ड हैंड, है ना, जिस पार्टी ने ज़्यादा हाथ उठा लिए क्लास में, ए ने या बी ने, तो वो उनका डिसीजन मान लिया जाता है. ये वोटिंग प्रोसेस होता है. और दिस इज़ द केस इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है वेयर एवरी स्टूडेंट ओपिनियन वॉज टेकन टू फाइनलाइज द प्लेस. हर एक का डिसीजन में पार्टिसिपेशन होता है कहीं ना कहीं. द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो रेफर करती है सिस्टम दैट इनेबल्स एंड इनकरेज करे द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स का. मतलब ऑर्डिनरी बहुत बेसिक आदमी भी है, मान लो कि वो आदमी मजदूर है तो लेकिन उसको भी तो वोट देने का अधिकार है ना. तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी होगी हमारी. दिस द बेस ऑफ द पिरामिड वी सॉ इन 10.4 में हमने देखा ऑन पेज 155 पे. इन सच अ सिस्टम सिटीजन्स कैन हैव अ से इन डिसीजन विच अफेक्ट दैम. ठीक है, डिसीजन को कहीं ना कहीं प्रभावित तो करता है. वी विल स्टडी मोर फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं. और इस चैप्टर को हम करते हैं समाप्त. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना. धन्यवाद.